Dear student, today we are talking in metrology, isotonicity calculation, and this topic is important in B.Pharm first year student and diploma first year student also. So we start with the isotonicity calculation. So before calculation we know what is the osmosis. Isotonic solution में सबसे पहले हम लोग जानेंगे osmosis क्या होता है. यहाँ लिखा है solution is placed in contact with semi-permeable membrane, movement of solvent molecule through membrane is called osmosis. Movement of solvent यानी किसी भी solution में जो solvent का movement हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस. ठीक. अब देखें सोल्यूशन की अगर आप बात करें तो सोल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. अब इस सॉल्यूट की मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सॉल्वेंट के मूवमेंट की. और हमको पता है कि जब भी मूवमेंट की बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि जब भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जब भी हम मूवमेंट कराएंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे देखें एक दो सेटअप दिया गया, फर्स्ट ये और सेकंड. पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक बीकर है जिसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया. ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक तरफ 10% सुक्रोज सोल्यूशन और एक तरफ 80% सुक्रोज सोल्यूशन है. वाटर का मूवमेंट किधर होगा, 10 to 80 होगा कि 80 to 10 होगा, ये जानना है. जो 10% है उसको हमने कहा लोअर कंसंट्रेशन और जो 80% है उसको कहा हायर कंसंट्रेशन. तो मैंने कहा जो मूवमेंट हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है. हायर से लोअर हो रहा है लेकिन किसका, सॉल्वेंट का. क्लियर है. अब देखें सॉल्वेंट की अगर आप बात करें तो 10% सुक्रोज की बात करें तो 10% में अगर आप बात करें तो सॉल्यूट कितना होगा, सुक्रोज 10, और अगर सॉल्वेंट की बात करें वाटर कितना होगा, 90. इसी तरह से अगर 80% सुक्रोज की बात करें तो 80 जो है आपका वो हो गया सुक्रोज और 20 हो गया वाटर. इन दोनों कंडीशन में अगर आप देखें तो इस सिस्टम में 20 वाटर है और यहां पे देखें 90. तो मूवमेंट हायर टू लोअर, यानी हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होगा वो 90 to 20 यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन. लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कह रहा है हम लोग तो इन टर्म्स ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. जैसे लोअर क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने बीकर में पानी लिया है और उसमें रेजिन्स यानी किशमिश डिप किया है. ठीक. तब होता क्या है कि ये रेजिन्स जो है किशमिश, इसके अंदर पानी कम है लेकिन बाहर पानी ज्यादा है. तो जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट क्या होता है, इसके अंदर पेनिट्रेट करता है और जो सेकेंड कंडीशन जनरेट होती है आपका जो रेजिन्स है वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है. क्यों स्वेल किया, क्योंकि इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट किया. वाटर क्यों पेनिट्रेट किया, रेजिन्स यानी किशमिश के अंदर पानी कम था और आपने जो भी कंटेनर या पेट्री डिश लिया है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा था. तो हमेशा जो सॉल्वेंट है, हमेशा इस बात को आपको ऑस्मोसिस में याद रखना है, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. हम सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करेंगे. जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा. यानी 10% सुक्रोज से 80% सुक्रोज की तरफ वाटर मूव किया और ये वाटर मूव किया यहाँ पे, तो आप देखें हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई और ये तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन ना हो जाए. ठीक है. तो सिंपल सिस्टम है ऑस्मोसिस का कि हम किसी भी सोल्यूशन को अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और वो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसका, सॉल्वेंट का. अगर आप सॉल्यूशन याद रखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको इस सिस्टम में अगर आपको लग रहा है 80% सुक्रोज है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो आप बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक से आप क्या मूवमेंट कराएंगे, 80 to 10%. लेकिन ऑलवेज मूवमेंट 10 to 80%, क्योंकि 10% में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, मींस सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है. 20 में सॉल्वेंट की क्वांटिटी, 80% में सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है. तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, न कि सॉल्यूट की. तो सॉल्वेंट की बात करें तो जब भी हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की बात करें तो वो मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन. ये हमेशा याद रखना है, सॉल्वेंट. इसलिए यहां पे लिखा गया ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट मूव करेगा अपने ही कंसंट्रेशन की बात करेगा, न कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात की जाएगी। क्लियर है? अब यहां पे देखें टोनिसिटी, तो द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन टू मेक वाटर मूव इन टू और आउट सेल बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज टोनिसिटी। ठीक, तो अब जब हम बायोलॉजिकल सेल की बात करेंगे, बायोलॉजिकल सेल की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे टोनिसिटी। यहां पे भी वही कहा गया कि द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन है टू मेक वाटर, वाटर की बात की गई वहां पे, ठीक, मूव इनटू और आउट, यानी ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेल है उस सेल से वाटर आउट जाएगा कि वाटर इन करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी टोनिसिटी पे। ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, जिसको हम लोगों ने कहा टोनिसिटी। इन केस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टर्म टोनिसिटी यूज करते हैं, हमने ऑस्मोसिस कहेंगे, लेकिन जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात आ गई तो ऑस्मोसिस की जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टोनिसिटी। टोनिसिटी इज मेजर द इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस अगर होगा तभी आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। यानी दो आपने लिया और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया, इधर आपने 10% लिया, इधर आपने 60% लिया, तो अब आपने क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस किया, वाटर 10 to 60 की तरफ मूव करेगा तब तक जब तक कि कंसंट्रेशन न बराबर हो जाए, और कंसंट्रेशन का मतलब है कि जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर न हो जाए। वही लिखा गया टोनिसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्यूट। तो डिफरेंस की जब बात कर रहे हैं कि अगर हमने कहा कि हमने सिस्टम लिया, दोनों तरफ हमने 10% कर दिया, अब आपके मूवमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर हो गया। जैसे इसमें हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड की तो इसको हमने कर दिया 40%, और जैसे 40% किया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा और वाटर मूव करेगा। तो यहां पे वही लिखा गया टोनिसिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्यूट। हम कंसंट्रेशन का डिफरेंस किसके बेसिस पे करेंगे? सॉल्यूट के बेसिस पे। आपने कहा 10%, आपने कहा आपने 80% कहा, तो 10% और 80% का मतलब क्या है कि ये 10% इसमें 10 ग्राम है, 80% की बात किया तो आपने कहा 80 ग्राम। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी ही टोनिसिटी को इन्फ्लुएंस करेगी। आइडियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें, ओनली पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, डज नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो जो आइडियल सेमी परमेबल मेंबर होता है ये सॉल्वेंट को पास करता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें, आर सेलेक्टिव परमेबल, हमारा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल से किसी किसी को अलाउ करेगा और किसी को अलाउ नहीं करेगा। अभी ये जो वर्ड है लास्ट वाला, ये आपको याद होना चाहिए, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सलाइन, इज आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। तो ये बार बार हमेशा पूछा जाएगा हाउ मच NaCl क्वांटिटी इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो जब भी नॉर्मल सलाइन की जब आप किसी को लगाया जाता है, नॉर्मल सलाइन का जब बॉटल देखेंगे तो वहां पे देखेंगे तो आपका 0.9% वेट बाय वॉल्यूम लिखा रहता है। अब देखा जाए टोनिसिटी कितनी तरह की होती है, तो देखिए टोनिसिटी दो तरह की यहाँ पे, एक को हम लोग कहते हैं पैराटोनिक या एटोनिक, और एक को कहते हैं आइसोटोनिक। पैराटोनिक का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन, जो ग्रेडियंट है, हमारा जो प्रेशर है वो डिफर कर रहा है, और आइसोटोनिसिटी में जब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर डिफर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफर कर रहा है तो डिफर में या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे दो सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया। तो लिखा गया पैराटोनिक और एटोनिक, नॉट आइसोटोनिक। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो सेम नहीं होगा तो इस कंडीशन में दो चीजें जनरेट होती हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म्स यूज किए जाते हैं दे आर अ कंपैरेटिव टर्म्स। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जिसको हमने कहा ये 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, अगर हम तो मैं कहूं कि इसको आप बताइए कि हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक, तो यू कैन नॉट से इट इज अ हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। इसके रेस्पेक्ट में अगर दूसरा सॉल्यूशन रख दिया जाए इस तरह से 5%, तब आप कहेंगे कि 10% इज अ हाइपरटोनिक
और 5% इज 5% इज आइसोटोनिक। ठीक है, और इसी रेस्पेक्ट में फिर अगर आपने कहा कि ये हाइपोटोनिक हो गया और ये हो गया हाइपरटोनिक, इसी रेस्पेक्ट में एक और सॉल्यूशन रख दिया जाए जिसको कहा गया कि ये 1% है। तो जैसे आपने 1% कहा तो ये हाइपो हो गया और इसको आप क्या कहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको कहेंगे हाइपर। तो आप ये कंपेरेटिव वर्ड है, जब तक आपके कंपेयर में दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा यू कैन नॉट बी से दिस इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हम लोगों को जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंसीडर करते हैं वो हम अपने बॉडी फ्लूइड के साथ कंसीडर करते हैं, बॉडी फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा। और इसके पहले भी एक लाइन लिखा गया कि 0.9% NaCl सोल्यूशन, ये क्या आइसोटोनिक है। तो हम लोग 0.9% को स्टैंडर्ड मानेंगे और इसी से कंपेयर करेंगे कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, अगर कम है तो हाइपोटोनिक। तो वही यहां पे लिखा गया हाइपरटोनिक में द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, यानी 0.9% NaCl सोल्यूशन से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। और ब्लड प्लाज्मा, यानी हमारे जो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा अगर है तो हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे। यानी अब जब भी हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करेंगे तो वी आर ऑलवेज कंपेयर विथ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। उस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन और ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है। अब आपके दिमाग में दो चीजें, एक चीजें आ गई कि ब्लड प्लाज्मा या 0.9% या ब्लड प्लाज्मा, इससे ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने कहा हाइपर है, और इससे नीचे आ रहा है तो हमने कहा हाइपो है। यानी इससे कंसंट्रेशन कम है तो हाइपो, इससे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपर। आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी व्हेन सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो एज दैट ऑफ 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन और ब्लड प्लाज्मा, यानी 0.9% के बराबर हो या ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक। यानी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आइसोटोनिसिटी। यानी हमारा जो भी सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो ये कहा गया कि लिविंग सेल केप्ट इन अ सोल्यूशन देयर इज अ नो लॉस और गेन ऑफ वाटर बाय द सेल ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक विद द सेल। यानी कोई भी लिविंग सेल केप्ट इन सोल्यूशन रखा जाए, अगर वो आइसोटोनिक है तो नो लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी ना उसमें से वाटर लॉस होगा ना वाटर गेन करेगा वो। अभी क्या लोअर कंस जब आपने किया था यहाँ पे इस तरह से अलग, तो इधर आपने कहा 10% है, इधर 40% है, तो यहां से वाटर मूव किया 10 to 40%, तो 10 से 40% में, तो 10 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 40 में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यानी इधर वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, इधर वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है, इसी को लॉस और गेन कहते हैं। अब जब आपने कहा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%, अब आपने कहा कि दोनों के सॉल्वेंट में ना लॉस होगा ना गेन होगा, दोनों का सॉल्वेंट सिस्टम बराबर होगा। ठीक है, इट इज फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, अगेन फिर वही बात लिखी गई, 0.9% वेट बाय NaCl सोल्यूशन इज सेम एज अ ब्लड प्लाज्मा, कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl का ब्लड प्लाज्मा के बराबर होता है। इसलिए ये लाइन लिखी जाती है कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप एकदम इसको जहन में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब टेस्ट किया जाए, टोनिसिटी की टेस्ट की जाए। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमने किशमिश लिया था और उसको पानी में डिप किया, तो आपने देखा कि किशमिश क्या हो गया, स्वेल कर गया। तो सेल के साथ भी कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो रेड ब्लड कार्पसल्स इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम इट व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी हमने आरबीसी लिया और उसको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में रखा। और डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन क्या है, पहला हाइपोटोनिक है, दूसरा आइसोटोनिक है और तीसरा हाइपरटोनिक है। 3 तरह का सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक, अब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो जिसमें हम लोगों ने रखा ये हाइपो है, यानी ये जो है हाइपो है, और जो आरबीसी है ये क्या है, हाइपर है।
यानी हाइपो में सॉल्वेंट ज्यादा होता है और हाइपर में सॉल्वेंट कम होता है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। जैसे पेनिट्रेट किया तो आरबीसी का साइज ये है, तो ये आरबीसी स्वेल कर गया, और स्वेल करने के बाद एक कंडीशन आती है कि ये ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्ट करने को हम लोग कहते हैं हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी क्या हो गया, टूट गया, रप्चर हो गया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पे कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आपने ये आरबीसी लिया, इसको आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट करने लगा, और पेनिट्रेट करने के बाद ये ब्रस्ट कर गया, ब्रस्ट करने के बाद स्वेल की और ब्रस्ट कर गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं हीमोलिसिस। क्या कह रहे हैं, हीमोलिसिस। ये वर्ड याद रखना है आपको, ये भी पूछा जाता है, और हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। अब आइए यहाँ पे बात करें, हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें, तो अभी आपने रखा कि कोई गेन नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा वाटर का, यानी कोई सिस्टम नहीं हो रहा, तो आरबीसी का नो चेंज, यानी अपना जो शेप है इसने मेंटेन किया हुआ है आइसोटोनिक सिस्टम में। लेकिन अगर हाइपरटोनिक में रखते हैं तो क्या होगा, अगर हाइपर में रखा आपने, हाइपर में, तो ये हाइपर है, और ये क्या होगा, हाइपो, यानी आरबीसी के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो यहां से क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी सेल से बाहर आएगा, और जैसे सेल से बाहर आएगा आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा, जिसको कहते हैं श्रिंक करना, इसी को क्रीनेशन बोलते हैं, यानी आरबीसी का साइज डिक्रीज कर गया, यानी इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, यानी आरबीसी का डिहाइड्रेशन हो गया। और इसी सिस्टम में अगर आप देखें तो घर वगैरह में, हाउस होल्ड में जो पिकल्स बनाते हैं, अचार, ये मैंने एक बार आपको बताया भी था कि जो अचार वगैरह बनाते हैं इसी कंडीशन पे काम करता है। अगर अचार देखें घर में मदर्स वगैरह बनाती हैं, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया जाता, लेकिन वो पिकल्स 1 ईयर तक अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कि जैसे ही माइक्रोब इसके सिस्टम में एंटर करता है, आपके पिकल्स में जो साल्ट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने से सेल के तुलना में ये क्या होता है, हाइपरटोनिक होगा। अब जब हाइपरटोनिक होगा आपका पिकल, तो जैसे ही माइक्रोब्स इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, उसका वाटर क्या होगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही सेल से बाहर निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे सेल के फंक्शनिंग को मल फंक्शन कर देगा, और आपका सेल काम करना बंद करेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये पिकल्स आपके इसीलिए माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता। और आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद करें अगर आप लोग, तो मदर वगैरह हमेशा ये कहती हैं कि भीगे हाथ से पिकल्स को टच नहीं करना है। भीगे हाथ से टच करने का मतलब क्या है, इसमें आप वाटर ऐड करते जा रहे हैं। अब जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी जो हाइपरटोनिसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये टेस्ट है टोनिसिटी का। सिंपल याद रखना है आपको कि हम आरबीसी लेंगे, इसको हाइपरटोनिक में रखेंगे, आइसोटोनिक में रखेंगे और हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल का साइज इंक्रीज करता है, आरबीसी का साइज इंक्रीज करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड हीमोलिसिस, कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आइसोटोनिक में रखेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वाटर गेन होता है ना लॉस होता है, इसलिए इसकी शेप मेंटेन होगा। और हाइपरटोनिक में रखेंगे तो इसका जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या है, टोनिसिटी इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में। सोल्यूशन फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग इंजेक्शन देते हैं, मसल्स में देते हैं और वेन्स में देते हैं। अब जब आप इंट्रावेनस में देंगे तो अगर आप पैरेंटल फॉर्मेशन में देखें, स्मॉल वॉल्यूम है, लार्ज वॉल्यूम है। स्मॉल वॉल्यूम में तो चलो अमाउंट कम होता है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम में जब इन्फ्यूजन देते हैं आप, इन्फ्यूजन जैसे आप सलाइन देते हैं आप, तो लार्ज क्वांटिटी में आप जब इन करेंगे, तो अगर आपने जो इन्फ्यूजन दिया वो अगर हाइपो दे दिया आपने, तो आरबीसी क्या होगा, सारा ब्रस्ट कर जाएगा। अगर आपने हाइपो दे दिया, हाइपर दे दिया, तो क्या हुआ, श्रिंक कर गया। इन दोनों कंडीशन में अगर आरबीसी का काम देखें, क्या है, आरबीसी का मेन काम क्या है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है सेल को। और ये ऑक्सीजन क्या है, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का।
तो अब अगर सिस्टम में आरबीसी आपकी रैप्चर हो गई, आरबीसी का साइज श्रिंक कर गया, इन दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। अब ऑक्सीजन जब कैरी नहीं होगा तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी की डिफिशियंसी हुई, सेल मन फंक्शनिंग होगा, सेल काम करना बंद करेगा। और आप सब लोगों को पता है कि सेल अगर काम करना बंद करेगा तो टिश्यू काम करना बंद कर देगा, टिश्यू काम करना बंद किया तो टिश्यू से मिलकर क्या बना है, ऑर्गन, ऑर्गन काम करना बंद करेगा, और ऑर्गन से हमारा क्या बना है, सिस्टम। यानी सेल का फंक्शन से अफेक्टेड हुआ टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। ये इंपॉर्टेंस है आपके टोनिसिटी की। तो कभी भी जब हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शंस देते हैं तो स्मॉल वॉल्यूम में तो चलो ठीक है कि 1 ml to 5 ml अगर आपने इंजेक्ट किया आप अपने ब्लड में तो 1 ml 5 ml से हमारे सिस्टम में कोई बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब आप इन्फ्यूजन दे रहे हैं, इन्फ्यूजन का मतलब है कि आप देखते हो ड्रिप वगैरह चलता है तो 500 ml तो 3-4 बॉटल 5 बॉटल चढ़ती है जब, तो वहां पे लीटर्स में चढ़ रहा है। अब लीटर्स में अगर आपने हाइपर और हाइपो दे दिया तो आरबीसी की तो कहानी हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए इस कंडीशन में टोनिसिटी मेंटेन करना जरूरी है। इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन में डायग्नोसिस पर्पस से किया जाता है। अगर हाइपो और हाइपोटोनिक देंगे तो फॉल्स रिएक्शंस आ सकते हैं। इंट्राथीकल इंजेक्शंस, इट इज इंट्रोड्यूस इन कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं। इट मिक्स विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेरिब्रोस्पाइनल सीएसएफ में मिक्स होता है, इसकी क्वांटिटी मानी जाती है 60 से 80 ml होता है। अब सोचिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम है। इसमें अगर स्मॉल वॉल्यूम पैराटोनिक इंजेक्शन अगर आप इंजेक्ट कर दें तो मे चेंज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सीएसएफ, और जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा वोमिटिंग होने लगी और बहुत सारे साइड इफेक्ट मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग सीएसएफ में पैराटोनिक सोल्यूशन इंटर करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और इसमें कम क्वांटिटी ही पैराटोनिक का, स्मॉल वॉल्यूम पैराटोनिक, जैसे मैंने कहा इंजेक्शंस में लार्ज वॉल्यूम में इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में और आप ब्रेन की कैविटी में अगर आप पैराटोनिक सोल्यूशन स्मॉल क्वांटिटी में भी आप ऐड करते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, जिससे लीड्स टू वोमिटिंग एंड साइड इफेक्ट। तो आइसोटोनिसिटी की ये इंपॉर्टेंस होती है। नेजल ड्रॉप अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो एक्वा सोल्यूशन अप्लाइड विद द नॉस्ट्रिल मे बी प्रोड्यूस इरिटेशन इफ इट इज पैराटोनिक। तो ये इरिटेशन क्यों प्रोड्यूस करेगा, जैसे जाएगा तो आप देखें जो सेल है, जो सोल्यूशन गया तो हाइपर है हाइपो, हाइपर या हाइपो होगा, या तो वाटर को बाहर करना होगा या तो वाटर को इन करना होगा। इन दोनों कंडीशन में सेल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, दे कैन प्रोड्यूस इरिटेशन, तो वहां पे इरिटेशन होगा। ऑप्थेल्मिक में भी यही सिस्टम है कि हम मिनिमाइज करते हैं इरिटेशन। जैसे अगर आप हाइपर और हाइपोटोनिक देंगे तो वाटर क्या होगा, या तो मूव आउट होगा या तो इन होगा। इन दोनों कंडीशन में इरिटेशन होती है। तो इसीलिए इरिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए नेजल ड्रॉप में और ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में भी हम लोग आइसोटोनिसिटी का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई कि टोनिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी पेरेंटल फॉर्मुलेशन है हमारे पास, पेरेंटल मीन्स इंजेक्शन, इंजेक्शंस में टोनिसिटी इंपॉर्टेंट है। नेजल ड्रॉप हम लोग जो यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग टोनिसिटी मेंटेन करेंगे, और जो ऑप्थेल्मिक यूज कर रहे हैं वहां पे भी। इंजेक्शंस में मैंने अलग बात बताई आपको, नेजल और ऑप्थेल्मिक में इरिटेशंस की बात की गई। तो यहाँ पे लिखा है आई कैन टॉलरेट रेंज ऑफ टोनिसिटी 0.6 to 1.8% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को टॉलरेट कर सकता है। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो दे कैन क्रिएट इरिटेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन की बात करेंगे। आज जो आप लोगों ने लर्न किया है, ऑस्मोसिस लर्न किया है, ऑस्मोसिस लर्न किया। इस ऑस्मोसिस में आप लोगों ने लर्न किया कि हम लोग हमेशा सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की, ना कि सॉल्यूट की बात करेंगे सोल्यूशन में। और सॉल्वेंट की जब भी बात करेंगे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आपने देखा सोल्यूशन जो हमारे पास थे वो दो तरह के थे, पैराटोनिक और आइसोटोनिक। और पैराटोनिक में आपने देखा हाइपरटोनिक था, हाइपोटोनिक था एंड आइसोटोनिक था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो कंपैरेटिव सिस्टम लिया कि 0.9% या ब्लड प्लाज्मा या बॉडी फ्लूइड के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया। इससे ज्यादा है तो हाइपर कहा और इससे कम है तो
हाइपो, और इक्वल है तो हम लोगों ने इसको कहा आइसोटोनिक। ठीक है, याद जो आपको रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मूवमेंट कराएंगे इस तरह से, अगर इधर 10% है, इधर 80% है, तो सॉल्वेंट 10 में ज्यादा होगा न कि 80 में, तो इसलिए ये चीजें यहां से मूव करेंगी। आरबीसी के लिए चीजें बताई गई कि हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन थे, और तीनों मीन्स हाइपर था हमारे पास, हाइपो था और आइसोटोनिक था। आरबीसी हम लोगों ने उसमें रखा, तो आरबीसी का शेप एंड साइज चेंज हो गया। एक कंडीशन में अगर आपने देखा आरबीसी स्वेल किया है, और स्वेल करने के बाद ब्रस्ट किया है, इसको हम लोगों ने कहा था हीमोलिसिस। और एक कंडीशन में आपने देखा कि इसका साइज श्रिंक किया था, क्रिनेशन बोला गया था, और एक में इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था। ये दोनों कंडीशन जिसको हम लोग पैराटोनिक कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपने देखा कि इंजेक्शन के केस में भी नुकसानदायक है, कि अगर हम लोग इंजेक्शन सिस्टम प्रिपेयर्ड करते हैं तो हमारा सोल्यूशन अगर पैराटोनिक है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, जिससे सेल मल फंक्शनिंग होगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। सीएसएफ में आपने देखा कि अगर ब्रेन में हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में भी एंटर कर दें, चलो मसल्स में और इंजेक्शंस में तो ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी सीएसएफ में अगर हम लोग एंटर कर दें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम में उसके बाद बताया गया कि नेजल प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इरिटेशन मिनिमाइज करना और ऑप्थेल्मिक में इरिटेशन मिनिमाइज करना। क्लियर है? तो ये ऑस्मोटिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसका, तो नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन की बात करेंगे। थैंक यू।